ओके बेटा। मैं स्लाइड शेट दोबारा से कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट ले रहा हूँ जरा सा। ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने दो तीन स्लाइड्स हमारी रह गई थी, ठीक है, पहले चैप्टर की, जिसमें हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो मैनेजमेंट के हवाले से बात की थी और उसके साथ साथ मैनेजमेंट को एचआरएम से लिंक किया था। इसके साथ साथ मजीद हमने एचआरएम के इश्यूज और उसमें जो हमारे पास मैनेजर्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल मिस्टेक्स होती हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा था हमने, और इसके बाद जो है वो हमने डिस्कस किया था कि क्या नए ट्रेंड्स आ गए हैं ग्लोबली हमारे पास, जिनको हमें मैनेजर्स को जो है वो फोकस रखना होता है। इसके साथ साथ हमने मैनेजमेंट एचआरएम प्रोसेस के हवाले से भी डिस्कस किया था। और अब हम आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास जो इसमें चीज़ें हैं वो हैं एचआरएम चैलेंजेस के हवाले से। उसमें पहली चीज़ जो हमने फोकस रखनी होती है वो यही कि आपने यही फोकस रखना होता है कि आपने कोई भी इश्यूज हैं उनको एज अ बिग पिक्चर लेना है। ऐसा ना हो कि आप कोई भी इशू आपके सामने आता है, आप उसे छोटा समझ के उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन दैट केस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो छोटी चीजें बाद में जाकर हमें एक बड़े परसेप्शन के सामने से नजर आती हैं। अब इन चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से, कि इसमें स्ट्रेटेजिक प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म फोकस रखा जाता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है और उसे जो है एज अ बिग पिक्चर लिया जाता है। इसके साथ साथ इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको हम लिवर्स में बांट दिए जाते हैं, जैसे कि उनको कुछ लिवर्स में ले लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास अगर फर्स्ट स्टेप हम बात करें, फर्स्ट लिवर की बात करें, तो ये होता है कि एचआर मैनेजर्स जो हैं वो विद इन अ डिपार्टमेंट, यानी कि वो काम कर रहे होते हैं। हम इन लिवर्स को जो है डिफाइन कर देते हैं, जैसे उनको नेम वाइज, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट लिवर, ठीक है। उसमें पहली चीज ये है कि आप क्या करते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, और किसी और थर्ड पार्टी को आप दे सकते हैं कि वो जो है एचआर रिसोर्सेज, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दैट केस के एचआर डिपार्टमेंट खुद भी अगर काम करना चाहे तो वो भी स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा से काम सॉल्व कर सकता है। मजीद ये है कि अगर आप आउटसोर्स कर लें, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर लें, जो प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत एचआर के, वो चीज़ों को टेक ओवर करते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इश्यूज को सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है वो एम्प्लॉय की आ जाती है। अगर एम्प्लॉय लेवर की बात करें, सेकंड इसमें आएगा एम्प्लॉय लेवर। अब यहाँ जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, इसमें जो नेक्स्ट चीज आप देखेंगे, वो एक जो नेक्स्ट चीज दी हुई है वो है फाइंड न्यू वेज टू प्रोवाइड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज। अब ये ट्रांजेक्शनल सर्विसेज के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो यही है कि आप क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं अपनी चीज़ों को। कोई थर्ड पार्टी को आप ज्वाइन करवाते हैं तो वो आपकी चीज़ों को, इश्यूज को रिजॉल्व करती है। अब उसमें वो मजीद किस तरह काम कर सकते हैं, वो यही है कि पहला तो यही है कि आप जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। इसमें दूसरी चीज़ जो आ रही है वो आ रही है एम्प्लॉय लेवर की। एम्प्लॉय लेवर में आप क्या करते हैं कि आप एज अ मैनेजर, आप एज अ थर्ड पार्टी, आप जो है अथॉरिटीज़ को या आपकी जो फर्म के ऑनर्स हैं उनको आप एक प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन कि क्या चीज़ें जो हैं वो बूस्टअप कर सकती हैं एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को। वो पॉलिसीज़ भी इनके इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, या वो ये बता सकते हैं कि हम इन्हें क्या कंपनसेट करें, या वो इन्हें ये बताएं कि हम इन्हें क्या रिवॉर्ड्स दें। क्योंकि जब ये चीज़ें आप एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं, असल में एम्प्लॉय कॉस्ट की बात आ जाती है यहाँ पर, कि एक एम्प्लॉय आपको कितनी कॉस्ट का जो है वो आपके सामने आ रहा है, इसमें कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो ये सारा काम जो है वो मैनेजर्स करते हैं, कि मैनेजर आपको ये बताता है कि अगर मैं एक पूरा एम्प्लॉय एक फर्म में काम कर रहा है तो वो कितना जो है हमें कॉस्टली पड़ रहा है। इन दैट केस के वो उसके प्रॉफिट में, उसके टर्म्स में देखते हैं कि क्या फिर आपकी जो फर्म है या कंपनी है, क्या वो बूस्टअप हो रही है, क्या वो अपने गोल्स को मीट कर रही है। इन दैट केस के इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो, और इसमें मजीद चीज़ें जो वो आगाह करते हैं वो यही करते हैं कि इनको क्या बेनिफिट्स दी जाएं।
इसके साथ साथ क्या कंपनसेट किया जाए, क्या अवार्ड दिया जाए या क्या रिवॉर्ड दिया जाए, और ऐसी पॉलिसीज उनके साथ मिलकर सेट करते हैं अथॉरिटीज के साथ कि जहां पर एम्प्लॉय पे फोकस हो और एम्प्लॉय की टोटल कॉस्ट जो है वो उसके सामने आ जाए। अगर हम इसको थर्ड लीवर की बात करें तो उसमें जो तीसरी चीज है वो है स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स लीवर। अब स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स लीवर क्या चीज है, उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज मेंटेन करें कि जिससे उनकी परफॉर्मेंस बूस्टअप हो जाए। इन दैट केस, या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जहां पर जो प्रैक्टिसेस की जाएं वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो ऐसी आपको आउटपुट दें कि इन दैट केस कि आपका रिजल्ट जो है वो ऐसा हो कि जहां पर आपके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स आपने जो पहले बनाए हुए हैं उनको अटेन करना, हासिल करना शुरू कर दे या उन तक पहुंचना शुरू कर दे। इसमें यही होता है कि उन पॉलिसीज को मद्देनजर रखें कि जो लाइनअप हो जाएं आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो हैं, और इसके साथ साथ जो हैं आपकी जितनी भी कंपनीज में जितने भी आपने जो गोल्स सेट किए हैं उनको मीटअप हो। अब जब उनको मीटअप होगा तो इन दैट केस कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिटेबल है और वो सक्सेस की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ मजीद आज के दौर में अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हम ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे बेस्ड हो, परफॉर्मेंस हाई कैसे हो, वर्क सिस्टम जो है वो आपका हाई कैसे हो। इसके लिए कुछ जैसे जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप कुछ चीज़ों को सेट करते हैं। वो पॉलिसीज किस किस्म की हो सकती हैं, जिसमें पहली जो सबसे फर्स्ट आती है वो यही होती है कि रिक्रूटिंग। आप रिक्रूटिंग किस तरह करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग है, उसकी हायरिंग जो है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी इनकेस जो आपका पहला स्टेप है एचआर में, कि उसमें वो पहला काम जो है वो हायरिंग, रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ये सब इफेक्टिवली कैसे हो जाए, इसके लिए आप जो है स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। उसके लिए फिर आप और आज के एरा में लोग जो है वो ये देखते हैं, अगर हम मार्केट की बात करें तो वो हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियली सिर्फ नहीं देखा जाता कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रोग्रेस कर रही है, कितना सक्सेस कर रही है। वो ये देखते हैं कि फाइनेंशियली के साथ साथ सोशल, इन्वायरमेंटल या टैलेंट के हवाले से वो कितना सक्सेस कर पा रही है। यहाँ पर ये चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है बेटा कि अगर आप बात करें सिर्फ फाइनेंस की, फाइनेंशियली कि अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना प्रोग्रेस कर रही है, तो आज के एरा में, आज के ग्लोबल वाइज में लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है। इन दैट केस कि भाई अगर आपके पास जो है वो आपके पास वहाँ पीस इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ आपको काम करने का एक आपको कहते हैं कि मोटिवेट ना किया जाए, या आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रेस फील करें और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और आपको अंडर एस्टिमेट किया जाए, तो ऐसे जगहों पर भी लोग जो हैं वो वर्कआउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि ऐसी जगहों पे ना जाया जाए। क्योंकि इसी के हवाले से फिर अगर हम एम्प्लॉइज़ के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉइज़ भी देखते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो सूटेबल, क्योंकि वो भी अपने ऑब्जर्वेशंस को, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। वो पूछते हैं कि कंपनीज़ में एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि अगर जो एम्प्लॉयर है, आपका जो फर्म है, जो न्यू रिक्रूटिंग या हायरिंग कर रही होती है, तो आपका बैकग्राउंड के हवाले से रेफरेंसेस लेती है, आपसे आपका बैकग्राउंड चेक करती है, या जो पहले आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, उन चीज़ों को चेक करती है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉई होते हैं, वो भी यही देखते हैं कि क्या वहाँ पर हमारे पास जो एनवायरमेंटल है, वो सस्टेनेबल है या नहीं है, कि क्या वहाँ पर हमारे पास फ्रेंडली एनवायरनमेंट है या नहीं है। इसके लिए जो तीसरी चीज़ है वो यही है कि स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स लेवर ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी पॉलिसीज मेंटेन करें कि जहां पर आपके रिजल्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं, और उसके लिए आप स्ट्रेटेजिक आपके गोल्स जो हैं वो अटेन होना शुरू हो जाएं। अब मार्केट में इसके साथ साथ फाइनेंशियली के हवाले के साथ साथ सोशलिज्म, सोशल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी देखा जाता है। जब आप सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग आपस में सोशलाइज होते हैं। अगर इन देयर केस कि आप बिल्कुल अकेले अलोन लोनली आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका टीम लीडर जो है या जो मैनेजर है वो बिल्कुल लोनली और लीडिंग कर रहा है, किसी किस्म का कोई मोटिवेशन नहीं है, किसी किस्म के हवाले से कोई कोऑपरेशन नहीं है, खाली एक जो है बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, तो वहाँ पर आपके लिए क्या होता है कि परेशानियाँ एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन दैट केस कि वहाँ पे भी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि जो हर कोई एम्प्लॉय होता है वो अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पा रहा होता है।
हाई परफॉर्मेंस के हवाले से इनके लिए फिर आप क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। इन दैट केस के फर्ज करें कोई परेशानी आ रही है किसी सिंगल को, इंडिविजुअल को, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग आप उनको असाइन करते हैं। इसके साथ साथ फिर आप, जब मैंने कॉस्ट के हवाले से बात की थी, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो सैलरी या वेजेस होती हैं वो आप बहुत हाई पे करते हैं। तो इसके ये भी एक मोटिवेशन मामला होता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि जब वो देखते हैं कि सैलरी बहुत अच्छी हो तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वो अपना बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं। जब आप सैलरी पे करेंगे, उसका डिफरेंस नहीं रखेंगे किसी के दरमियान में, तो लोग जो हैं कमिटेड रहेंगे और अपना बेस्ट देने के, परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ जब नेक्स्ट हम बात करें कि एनवायरनमेंट के हवाले से, वही बात हम कर रहे थे कि प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी किस्म की दुश्वारियाँ ना हो, वेंटिलेशन के हवाले से मामलात हों, अगर वो लेबर साइड है तो वहाँ पर वेंटिलेशन का मामला बड़ा देखा जाता है। क्लीननेस के हवाले से मामलात बहुत देखे जाते हैं कि क्या वहाँ पर सफाई है या नहीं है। अच्छा बेटा, इसके बाद फिर हम जब बात करते हैं तो वो यही है कि लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस। अच्छा, अब आप परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है आप लोगों को एवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें सेट रखनी होती हैं, ये असाइन चीज़ें रखनी होती हैं कि आपने किस तरह का एवेल्यूएशन मामलात रखने हैं, कि आपने उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्यूएट करना है। उसके लिए आप कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं, आपके पास एक क्राइटेरिया होता है। आप अ, कुछ आप जो है ये उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी अटेंडेंस के ऊपर, उसके रिजल्ट्स के ऊपर, उसके आउटपुट के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर रखकर आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी के बारे से जब मैं बात कर रहा था, तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको देता चलूँ कंपनीज़ की, जैसे कि पेप्सिको है। पेप्सिको क्या करती है कि अपनी कंपनी में वो ये देखती है और वो ये क्राइटेरिया रखती है कि इनके पास जो है वो सेफ एनवायरनमेंट हो, ठीक है? इसके साथ-साथ सोशलिज़्म भी उनके पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? इसके साथ-साथ मज़ीद वो सिर्फ़ कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉफ़िट ना हो, इसके साथ-साथ वो ये भी देखती है कि सोशल और एनवायरमेंटल परफ़ॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल बूस्ट हो। वो सिर्फ़ एक फाइनेंशियली हवाले से सिर्फ़ उस चीज़ों को फ़ोकस नहीं करती, वो सारी चीज़ों को उसके ऊपर फ़ोकस करती है, जिसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सोशल भी है और एनवायरमेंटल भी है। आज की जितनी बड़ी फ़र्म्स हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो सिर्फ़ फाइनेंशियली नहीं देख रही, वो क्या करना चाहती हैं कि उनके पास जो है वो ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी हो, कि लोग जो हैं वो स्विच ना कर जाएँ, टर्नओवर रेट ज़्यादा ना हो। इसके साथ-साथ वो दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि हमारा जो सोशल है मामला, सोशल सस्टेनेबिलिटी हो, वो भी मौजूद हो। तो आजकल जितनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो तीनों चीज़ों को एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टस से लेकर चलती हैं। वो यही एस्पेक्ट्स रखती हैं कि भई अगर सिर्फ़ फाइनेंशियली ग्रोथ ना हो, इसके साथ-साथ हमारी सारी चीज़ों में ग्रोथ होनी चाहिए। जो लास्ट इसमें एक चीज़ आती है, वो टैलेंट की आती है, कि टैलेंट सस्टेनेबिलिटी भी हो, जिसके हवाले से फिर आपको पता है कि एम्प्लॉइज़ के लिए मज़ीद ट्रेनिंग्स और ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। जब वो ट्रेन होंगे, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में काम होगा, तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ-साथ टैलेंट के हवाले से बात करें तो उनकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से होती है कि उन्हें अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए, उनको एनवायरनमेंट दिया जाए, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने काम को बूस्ट अप कर सकें। जब ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर आपका जो मामलात होंगे, वो बिल्कुल ही अच्छे होंगे और ऐसे करीब होंगे कि आप रिज़ल्ट्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा बेटा, तो कल हम बात जो लास्ट हमने एक डिस्कस किया था जिसमें एक ये टेबल रह गया था हमारे पास, कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरह एचआर जो है वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। अब ये इवैल्यूएशन में भी आ सकता है या उसमें जो कमिटमेंट, कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे कमिटेड भी रख सकते हैं, इसमें भी ये चीज़ें आ सकती हैं। एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो जब तक वो कमिटेड नहीं होगा तो उसका वो आउटपुट, वो रिज़ल्ट्स जनरेट नहीं करेगा। आज की अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें, तो कुछ कंपनीज़ जो हैं वो रिसर्च अपनी करती हैं, तो फिर वो आप देखें कि मार्केट में या ग्लोबली आप देखें, तो आपके पास जो है वो कमिटेड एम्प्लॉइज़ बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स जनरेट नहीं हो रहे थे, जो एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होते हैं हमें वो नहीं मिलते। इसमें जब मार्केट सर्वे किया गया तो बहुत सारी फर्म्स ऐसी थीं कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 30% एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सिर्फ़ कमिटेड थे। अब 30% और रेस्ट ऑफ अदर्स आर नॉट कमिटेड विद द वर्क, ज़ाहिर-सी बात है फिर इन दैट केस कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी पर पूरा नहीं उतर रहे थे।
और इसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, जो जनरेट होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक गोल्स अलाइन नहीं होते या अटेन नहीं हो पाते, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। अब अगर आप एम्प्लॉय को कमिटेड रखें, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पर 50% उनका रिजल्ट जनरेट हुआ है कि वो उनके एम्प्लॉयज 50% कनेक्टेड थे। अच्छा, रेस्ट में अगर हम देखें तो कुछ भाई वो कमिटेड नहीं थे। जो तीसरे किस्म के जो लोग होते हैं वो ये होते हैं जो एंटी मैनेजमेंट चला रहे होते हैं। अब तीन किस्म के लोग होते हैं, एक तो यही है कि जो कमिटेड है, एक ऐसे हैं कि जो कमिटेड नहीं है अपने काम के साथ, बस काम कर रहे हैं, और एक एक तरह से हम कहेंगे कि बस अपना टाइम गुजार रहे हैं। और जो अगर हम फर्म के हवाले से बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तीसरी चीज़ वो होती है कि जहाँ पर वो एंटी मैनेजमेंट चला रहे होते हैं। अब एंटी मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, ना काम कर रहे होते हैं, ना दूसरों को काम करने दे रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको जो है वहाँ पर बहुत बचने की ज़रूरत है मैनेजर्स को, कि जब मैनेजर्स जो हैं इन चीज़ों पे फोकस नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स उनके सामने आते रहेंगे। और ये बहुत ही ब्रॉडर एक बिग पिक्चर पे लेना होगा, बड़े प्रोस्पेक्टिव से लेना होगा। अदरवाइज जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज सामने आते रहेंगे और जो उनके डिजायर्ड गोल्स हैं वो अटेन नहीं हो पाएंगे। अब अगर इसमें जो पहला है वो देखें आप, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि आप क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है, और वो आपकी तमाम एचआर चीज़ों को, एचआर डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। उसमें वो सॉफ्टवेयर्स जनरेट करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो उसमें किस तरह मैनेज करेगा सर्विसेज के हवाले से। दूसरी चीज़ है आप वेब पोर्टल्स बना देते हैं। एम्प्लॉयज यूज दीज फॉर इंस्टेंस टू एनेबल एम्प्लॉयज टू साइन अप फॉर मैनेज देयर ओन बेनिफिट्स पैकेजेस एंड टू अपडेट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये इजी होता है कि आप क्या करते हैं, पोर्टल्स बना देते हैं। इन दैट केस पर आपके पास जो है उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या और दीगर इन्फॉर्मेशन जो आप डिज़ायर चाहते हैं, ताकि आप उनके हवाले से आप उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर सकें। और इसके साथ साथ आप उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप उनको एक ब्रॉडर सेंस में ले सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें किन किन चीज़ों की नीड है या इनका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो आप उन चीज़ों में उनको ज़्यादा देख कर अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी प्रैक्टिसेस को सेट कर सकते हैं। Streaming desktop video used, for instance, to facilitate distance learning and training or to provide corporate information to employees quickly and inexpensively। अब आपके पास सामने है कि आप क्या करते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आप कर देते हैं वीडियोस के ज़रिए से, कि आपके पास जो है फिर ट्रैवलिंग का मामलात नहीं होते। ये सारे एक्सपेंसेस भी आपके जो हैं वो बहुत ही नेगलेक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब जब वीडियोस के हवाले से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, ये आजकल मॉडर्न एरा है, आपके पास नेट हर किसी के पास अवेलेबल होता है। विदिन अ क्विक सेकंड्स आप जो हैं चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, आप क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू ईमेल्स, एक्टिविटीज़, और इस तरह से आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। Electronic signatures, legally valid e-signatures that employers use to more expeditiously obtain signatures for applications and record keeping। आज आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक मामलात हैं आपके पास, आप पंच मशीन्स आपके पास होती हैं, आप इन एंड आउट और बाकी मामलात के हवाले से जो हैं इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इसके हवाले से आप उनकी परफॉर्मेंस को बेस्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट and payment used, for instance, to eliminate paper checks and to facilitate payments to employees and suppliers। फिर जाहिर सी बात है, आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एचआर, ग्रीन एचआर के ऊपर आप मतलब काम कर रहे होते हैं। इसमें ग्रीन एचआर जो है वो एक तरह से ये है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, ठीक है। आप वही एप्लीकेशंस, वही सॉफ्टवेयर्स, तमाम तर चीज़ें कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी ही, जब आप ई कॉमर्स की तरफ आ जाते हैं, जब ई बिल की तरफ आ जाते हैं, ई पेमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, थ्रू मोबाइल, थ्रू इंटरनेट आप अपनी पेमेंट, सैलरीज, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेंसेस वहाँ से कर सकते हैं। डेटा वेयर हाउसेज एंड कंप्यूटराइज एनालिटिकल प्रोग्राम्स हेल्प एचआर managers monitor their HR systems. For example, they make it easier to assess things like cost per hire and to compare current employees' skills with the firm's projected strategic needs। क्या करते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम
बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एचआर मैनेजर्स के, तमाम तर चीज़ों को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था, जिसमें से वो क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि हमारा जो एक एम्प्लॉई है उस पे हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, और अगर हम उसको हायर करते हैं उस हायरिंग प्रोसेस में कितनी कॉस्ट लगती है। जाहिर सी बात है कि जब आप इश्तिहार या एडवर्टाइज देते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपने कहाँ देना है या किस मार्केट को टारगेट करना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, तो आप उस हिसाब से जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और एडवर्टाइज करने के हवाले से भी आपके सामने है कि कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है फर्म्स को। तो वो ये देखते हैं कि अगर हम एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उसके ऊपर टोटल क्या कॉस्ट आ रही है। तो ये सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम करते हैं ताकि तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएं। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और हमारे पास फिर सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके थ्रू हम ये सारे मामलात कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक नीड्स को मीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा पहला चैप्टर था, जिसकी कुछ स्लाइड्स हमारी रह गई थी रिमेनिंग, तो वो हमने यहाँ इसको कंप्लीट किया है। आज हम जो जा रहे हैं वो अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इस बार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द लॉ। यानी कि आपके पास जब आप जॉब कर रहे होते हैं या कहीं पर भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, जहाँ पर हमारे पास मेल एंड फीमेल के हवाले से बात की जा रही है, यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मेल्स को और फीमेल्स को वो दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत इसमें आप कम से कम जो है 5 चीज़ों को आप जो अपने लॉज हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे। इसके साथ-साथ आप उसके इम्पैक्ट के ऊपर उसकी क्या आप ये कह सकते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इन चीज़ों के ऊपर आप इसको इंशाल्लाह आप देख सकेंगे कि हम जो है क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं इस चैप्टर में। आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने नहीं आएँगी, कि जहाँ पर हम देखते हैं एम्प्लॉइज़ जो हैं अगर डिस्क्रिमिनेट होगा तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। तीसरी जो 5वीं चीज़ है हमारे पास वो ये है कि आप इसमें डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो स्पेसिफिक जो हैं चीज़ें हमारे सामने आ जाएँगी। अगर कौन से प्रोसेस में हमारे पास जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो रिक्रूटमेंट में है, सिलेक्शन में है, प्रमोशन में है, ट्रांसफ़र में है, ले-ऑफ्स में है या बेनिफिट्स में है, ये सारी चीज़ें हम जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद आप ये चीज़ें समझ सकेंगे कि हमारे पास जो है वो इक्वल अपॉर्च्युनिटी जो है और लॉ जो है वो हमें क्या कहता है। अच्छा, जो इसका जो फर्स्ट लॉ है, जो इक्वल अपॉर्च्युनिटी के हवाले से जो बात करता है, वो हमारे पास जो ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ है वो 1964 से हुआ है, ठीक है? और इसका एंड एरा है 1991। इसमें जो सिविल राइट्स एक्ट है हमारे जो 1964 में जो कहता है कि एन एम्प्लॉयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। कि अगर आपने क्या करना है, किसी भी तरीके से उसे डिग्रेड करने की ज़रूरत आपको नहीं है अपने एम्प्लॉयी को। आपने किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं लाना है। अगर इन दैट केस हमारे यहाँ क्या होता है ऑर्गेनाइज़ेशंस में कि हम मैनेजर्स क्या करते हैं, फेवरिज़्म ले आते हैं, या कहीं-कहीं हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि कास्ट सिस्टम के हवाले से बहुत मामलात आ जाते हैं, कि जो सेम कास्ट के होते हैं उनको प्रेफ़र किया जाता है, बाकी कास्ट वालों को पीछे रख दिया जाता है। और ये पूरे प्रोसेस के अंदर यही मामला चल रहा होता है कि अपनी कास्ट वालों को बहुत आगे रखा जाता है, दूसरी कास्ट वालों को पीछे कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी किस्म का फ़र्क रख रहे हैं रिलीजन के हवाले से, हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स काम कर रहे होते हैं। माइनॉरिटीज़ जब हमारे सामने आते हैं, जब नॉन मुस्लिम्स हमारे सामने आते हैं, तो हम वहाँ पर थोड़ी-सी लीनियंसी दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, फ़ेवरिज़्म दे देते हैं। जो मुस्लिम्स हैं, उन्हें हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे देते हैं, और अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो उन्हें हम जो है डिग्रेड ही कर रहे होते हैं, डिमोटिवेट ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब आप फ़र्क ले आएँगे, डिफ़रेंस ले आएँगे, तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब इंडिविजुअली भी आती हैं, वो बिग इश्यूज़ भी बन जाते हैं और फिर वो बड़े-बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होकर सामने आ जाते हैं। इसमें आप देखें, जो चीज़ें उन्होंने मज़ीद उसके अंदर जो चीज़ें या पॉइंट्स जो बताए हैं, उसमें क्या आ रहा है, जिसमें पहला है ऑल पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स ऑफ 15 और मोर पर्सन्स
all public and private educational institutions, the federal government and the state and local governments, all public and private employment agencies, all labor unions with 15 or more members. अब इसके अंदर वो मजीद आपसे कह रहा है, इसमें बॉडीज बनाई जाती हैं, मेंबर्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो एक्ट आपको ये बता रहा है कि आपने इतने लोग उसमें वहां पर रखने हैं और किसी भी किस्म का डिफरेंस उनमें नहीं रखना। अच्छा, फिर इसमें जो और मजीद एक्ट्स में जो कमीशन वगैरह है, द इक्वल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी कमीशन, इसके अंदर कितने लोग होते हैं, कितनी बॉडीज होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि 5 मेंबर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, कि जो एडवाइस दे रहा होता है सेनेट को। हर 5 मेंबर जो है उसका जो जितने भी जो आपके जो मेंबर्स हैं उसका जो टर्नओवर है, जो उसका जो साल है, वो 5 इयर्स के टर्म पर काम कर रहा होगा। अच्छा, इनका जो स्टाफ है वो काफ़ी लोगों को, बहुत सारे लोगों को असिस्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसके लिए कुछ चीज़ें सेट की जाती हैं, कुछ चीज़ें सेट रखी जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, जो ये बॉडी जो है, जो काम कर रही होती है, वो क्या करती है कि मज़ीद हर इंडिविजुअल के हवाले से कि अगर इन दैट केस के कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो वो आगे जो है कोर्ट की तरफ लेकर जाती है उसको, उसके ऊपर चार्जेस लगाती है और फिर उसको कोर्ट की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये मामला बहुत ही क्रिटिकल रहता है कि अगर आपने इक्वल राइट्स नहीं रखे, तो इन दैट केस लोग जो हैं आजकल सू भी कर जाते हैं और आपकी तरफ केस भी कर देंगे। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, कुछ ऐसे एक्शंस आपने लेने होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि जो आप परफॉर्म करेंगे। जब आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अब इसमें देखें, स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग द प्रेजेंट इफेक्ट्स ऑफ पास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, ऐसे ही चीज़ों को देखा जाए कि जो अगर पास्ट में हमारे पास किसी किस्म का डिफरेंस रहा है तो प्रेजेंट में वो ना हो, और इन दैट केस फ्यूचर में भी उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें, उन चीज़ों की तरफ ना जाएं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है बेटा वो है ऑफिस ऑफ फेडरल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये क्या इनका काम है कि वो जो है ऑर्डर्स रिलेट करता है, रिलेट टू अफर्मेटिव एक्शंस एंड इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपके पास कोई आप कंसर्न है फेडरल के हवाले से, तो ये वहाँ पर अपनी चीज़ों को, ऑर्डर्स को दे रहा होता है, अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है इक्वल पे एक्ट, इसमें जो नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास वो ये है कि द एक्ट रिक्वायरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रिगार्डलेस ऑफ सेक्स। अच्छा, इसमें क्या है बेटा कि वही बात हम करेंगे जहां मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि लोगों को फेवर ना दिया जाए, और इसके बेस के ऊपर, जैसे कि अगर हम 2 लोगों को हायर कर रहे हैं, सेम पोजीशंस पर हैं, हमें रिक्वायरमेंट्स भी सारी सेम हैं, उसकी एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो अगर एजुकेशन भी सेम है तो फिर आप उनकी पे भी सेम रखें। ऐसा हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि लोग जो हैं आपस में डिस्कस करते हैं अपनी सैलरी को, तो जब सैलरीज के हवाले से डिस्कशन की जाती है तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन सामने आ जाती है कि भाई मुझे इतनी सैलरी पे की जा रही है, मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, और दूसरा जो है वो इतना काम कर रहा है या जो भी काम मेरे बराबर काम कर रहा है उसको इतनी सैलरी पे की जा रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इक्वल पे रखें अगर आप एक ही पोजीशंस पर 2 लोगों को हायर कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर आपके पास एक्सपीरियंस के हवाले से, क्वालिफिकेशन के हवाले से वो बात हो रही है तो फिर एक अलग बात है, ठीक है। अच्छा, एज डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। फिर एडीईए की बात की जा रही है यहाँ पर कि अगर आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक्ट्स बनाए जाते हैं कि भाई आपने अंडर एज लोगों को काम पर नहीं रखना, इसी तरह एक एज ओवर एज जो लोग होते हैं वो आप उसमें हायर नहीं कर सकते। तो इस एक्ट के अंदर जो है वो बात की जा रही है, जो डिफाइन किया जा रहा है वो एजेस को डिफाइन किया जा रहा है, और हम जो है एज फैक्टर के हवाले से भी लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। इवन उनकी सैलरी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ऐसी ही सैलरीज फिर रखी जाती हैं कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा वो है हमारे पास वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एक्ट, द एक्ट रिक्वायरिंग सर्टेन फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स टू टेक अफर्मेटिव एक्शन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्ट है वो हमारे हवाले से है बेटा कि डिसेबल के लोगों के, जो लोग जो हैं माजूर हों, किसी भी तरीके से डिसेबल हों, तो उनकी
राइट्स के हवाले से इसमें बात की जा रही है कि उनके साथ किस तरह के मामला रखने चाहिए, तो कौन से एक्शंस उनके साथ लेने चाहिए, तो ये सब इस एक्ट के अंदर डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट जो एक्ट है बेटा वो है हमारा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट जो है वो एक काम करती है कि अगर इन दैट केस आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ होता है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसके अंदर डिसेबल लोगों के हवाले से भी एक कोटा रखा जाता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है जिसको चीज़ों को फोकस रख रहे होते हैं कि अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए भी कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों, ताकि लोग जो डिसेबल लोग हैं वो भी मोटिवेट हों और काम कर सकें। आप इसके लिए बहुत सारे अच्छे एक्ट भी बनाए गए हैं, जिसमें मजीद वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है वो एक्शन जो के ऊपर जो है वो नज़र रखी जाती है कि क्या वहाँ पर हायरिंग जो है वो डिसेबल लोगों के लिए रखी जा रही है या नहीं रखी जा रही है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है वो amendment that prohibits sex discrimination based on pregnancy, childbirth or related to medical conditions। अगर वो बात कर रहा है कि अगर आपके पास कोई मेडिकल के हवाले से कोई इश्यूज हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी लीनेंसी रखी जाए और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थोड़ा सा अगर आप फेवर देते हैं तो वो कोई जेन्युइन मसला हो, कोई जेन्युइन बात की जा रही हो, जैसे कि मेडिकल हेल्थ के हवाले से बात करते हैं कि फीमेल्स के हवाले से, तो वहाँ पर जो है चाइल्ड वर्क के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बेस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जेन्युइन इश्यूज हों, जेन्युइन कंडीशन हो, तो उनकी बेस के ऊपर जो है वो लीनियंसी दी जाए। बाकी जो है आप किसी और चीज़ फेवरिज्म के हवाले से बात ना हो वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, guidelines issued by federal agencies charged with ensuring compliance with equal employment federal legislation explaining recommended employer procedures in detail। आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो गाइडलाइंस में दी जाती हैं कि आपने किस तरह हायरिंग करनी है, क्या मामलात रखने हैं और क्या-क्या चीज़ों को देखना है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा EEOC, सिविल सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट है लेबर का, कि जो क्या करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टुगेदर हैव यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉयर्स टू यूज। इसमें वो लेबर्स को भी देखते हैं कि लेबर्स के हवाले से काम किया गया है उनके दरमियान में और डिपार्टमेंट्स के दरमियान में जस्टिस रखी गई या नहीं रखी गई, ये तमाम तरह गाइडलाइंस जो हैं वो इस एक्ट के थ्रू दी जाती हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से जो एक्ट है कि आजकल के दौर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो यही हैं कि थोड़ी सी भी चीज़ों को नेगलेक्ट किया जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें पहली चीज़ है कि सेक्सुअल हरासमेंट हमारे मुल्क में तो इतना नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा सा होता है, लेकिन बाहर फॉरेन मुल्क में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस रखी जाती हैं। हमारे मुल्क में कुछ नेगलेक्ट भी कर दिया जाता है इन चीज़ों को, जो सामने नहीं आती, हाईलाइट नहीं होती। अगर हाईलाइट किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं, बहुत सारे केसेस सामने आ सकते हैं। असल में हमारे यहाँ जो है वो रिस्पेक्ट के हवाले से जो मामलात हैं वो सामने आ जाते हैं, या वो ये देखते हैं कि कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं जो है हम डिफेम ना हो जाएँ, जिसके थ्रू जो है वो केसेस सामने नहीं आते। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे एक्ट जो हैं बेटा वो हमारे मज़ीद इस एक्ट के अंदर आ गए हैं, ठीक है? जो इन चीज़ों को अवॉइड करवाते हैं और इन चीज़ों को सेव करने की कोशिश करते हैं। अब सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो बहुत से तरीकों से हो सकती है। अब आप देखें तो वो क्या हो सकता है कि सबमिशन टू सच फेवर्स में वर्बल, फिजिकल या कंडक्ट हो, कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट टेक्स प्लेस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो वो क्या चीज़ें उसमें डिफाइन कर रहा है, सबमिशन टू सच कंडक्ट इज मेड आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली अ टर्म और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। असल में हमारे यहाँ क्या होता है कि चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि ठीक है हम इसको देख लेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। इन दैट केस के वहाँ पर वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर इन लॉज के ऊपर जो है प्रॉपरली काम किया जाए तो चीज़ें प्रॉब्लम्स की तरफ जाए ना, सॉर्ट आउट हो जाएं और आइडेंटिफाई हो जाएं और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, चीज़ों को सेक्सुअली हरासमेंट जो है वो प्रूविंग के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें है क्विड प्रो को रिजेक्टिंग अ सुपरवाइजर्स एडवांसेस एडवर्सली affects the employee's tangible benefits such as raises or promotions। अब
जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर एम्प्लॉयज की जाहिर सी बात है, आप देखें तो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही उसके जो है प्रमोशंस होते हैं, उनकी सैलरी जो है वो रेज्ड होती हैं। अगर मैनेजर्स जो हैं वो सेक्सुअली हरास कर रहा हो लेकिन आगे से नेगेटिव आंसर हो या वो उसे वो कर दे, हाईलाइट कर दे, तो इसके लिए क्या होता है कि फिर वो अपना रिवेंज लेने की कोशिश करता है या उसे बैक करने की कोशिश करता है। इन टर्म्स आप देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट्स नहीं लगते, सैलरीज में रेजेस नहीं होती, प्रमोशंस नहीं होते। Hostile environment created by supervisors that substantially affect an employee's emotional and physical ability to do point that they affect the employee's ability to continue with the employee's job. अब अगर कोई सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है तो अगर आप देखें तो